लेक्चर नंबर 19। क्लास के बीच में बात करते हैं इस पे। आप हजरात निकाल लें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। अभी उधर ही खड़े रहें, उधर ही। अब क्लास शुरू हो चुकी है, 1 मिनट वेट करें, इधर ही खड़े रहना है। तो क्लास का एक टाइम होता है ना आने का। क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का। अच्छा, मीनवाइल जरा वेट कर लें बच्चों के आने का। आप ऑपरेटिंग लीज की थ्योरी निकाल लें जो हमने पढ़ना शुरू की थी। बैठ जाएं आप, कल से टाइम पे आइएगा। ऑपरेटिंग लीज की थ्योरी। भाई टेस्ट का सवाल तसल्ली से देख के कीजिएगा, लेसी का है, लेसर का है, किसका है। पेज नंबर 25। ऑपरेटिंग लीज हाइब्रिड में टाइम पे आया करें ना। चलें आप बैठ जाएं। ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर नहीं किए जाते, और लेसर लीज एसेट को एज अ नॉन करंट एसेट शो करता है अपनी बैलेंस शीट में। ये डिस्कशन हुई थी। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेसर ने क्या शो करना है? बैलेंस शीट में लेसर ने शो करना है पीपीई। एसेट विल बी शोन इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ पीपीई और एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स कैरिंग वैल्यू, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे शो करेगा। लेसर लीज्ड कार, प्लांट, तो इसको कैसे शो कर देगा? पीपी के तौर पे। कहां पर? बैलेंस शीट में। लेसर लीज्ड लैंड बिल्डिंग, कौन सी लीज? ऑपरेटिंग, तो इसको कहां शो कर देगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर। तो जरा तसल्ली से सोच लें, फिर नोट कर लीजिएगा। यानी लेसर अगर गाड़ियां वगैरह, प्लांट्स वगैरह लीज पे दे रहे हैं, तो लेसर इसको शो करेगा एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर लेसर इसकी बजाय लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दे रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का किराए पे देना कहां फॉल करेगा? बोलें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो ये बैलेंस शीट में ऐसे शो कर देगा, इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी। जी उधर ही खड़े हैं, लेट आने पे चीजें छोड़ के नहीं जाना होता ना, खुद आना होता है। चीजों ने तो नहीं क्लास लेनी। बैठ जाए। ओके, ये दुआ मांगने की जरूरत तो नहीं होती ना, अल्लाह साथ वाले को मोबाइल इस्तेमाल करने की तौफीक दे। वो तो खुद ही कर रहा है पहले से ही मोबाइल इस्तेमाल। अल्लाह साथ वाले को मोबाइल छोड़ने की तौफीक दे। अच्छा जी, बेचने की तौफीक दे। बात बढ़ गई है। A lessor shall present the underlying asset subject to operating lease in its balance sheet according to the nature of underlying asset। वो नेचर ऊपर हमने देख लिया, नेचर, नेचर के मुताबिक डिसाइड कर लें। नेक्स्ट, पी एंड एल में क्या जाएगा? पी एंड एल में आपको पता ही है लेसर की ऑपरेटिंग लीज चल रही है ना, तो पी एंड एल में क्या जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। लोगों को अभी तक बूटियां भी इस्तेमाल करनी नहीं आई।
लोगों को अभी तक बूटियां भी इस्तेमाल करनी नहीं आई। पेज नंबर 35 पे हमने कहा था लेसर की ऑपरेटिंग लीज आपको पढ़ा दी है, और इसमें पीपीई आता है और इसमें रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन आती है। In the respect of lease asset, the lessor's P&L will show the depreciation and the rental income. It is usually calculated on a straight line basis. ये आमतौर पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। आपकी क्या बेसिस हैं लेट आने की? अच्छा जी, ठीक है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम को ऑपरेटिंग लीज में रिकॉर्ड किया जाता है किस पे? अनलेस एंड अदर सिस्टमेटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। अनलेस के कोई और बेसिस बहुत ज्यादा मुनासिब हो, किसी और बेसिस की कभी बात करेंगे। वैसे आमतौर पे रेंटल इनकम को उधर ही वेट करें, क्लास चल रही है, अभी मैं बिठाता हूँ बुलाता हूँ। ओवर द लीज टर्म अनलेस एंड अदर सिस्टमेटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम पैटर्न इन विच द बेनिफिट इज डिराइव्ड। तो मिसाल के तौर पे ऐसा भी कर सकते हैं ना, आपका रेंट को आप इनकम में लेके जा सकते हैं। अब रेंट आपका रिसीव होने ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, आ जाए बैठ से 10,000, 12,000 और 13,000 मिसाल के तौर पे। आखिरी रो छोड़ दें, 10,000, 12,000, 13,000, इस तरह आपका रेंट रिसीव होना है। तो टोटल कितना हो गया? कितना? 35,000। अब आप 35,000 को 3 से डिवाइड ना करें, 35,000 को 3 से डिवाइड ना करें, बल्कि आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड लगा लें। क्या लगा लें? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड के अंदर आप मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि ईयर 1 में एक्सपेक्टेड है कि 20 यूनिट्स बनेंगे, ईयर 2 के अंदर 30 यूनिट्स बनेंगे और ईयर 3 के अंदर मेरे 18 यूनिट्स बनेंगे। अब रेंटल इनकम क्या बन जाएगी? रेंटल इनकम 35,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 20, 10294। ईयर 1, ईयर 2 30 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 15,441 और ईयर 3 में बैलेंसिंग निकाल लें, 35,000 डिवाइडेड बाय, तो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड अनदर सिस्टमेटिक बेसिस यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे कैसे रेंट रिकॉर्ड करना चाहिए? अच्छा, हम इसकी बजाय क्या करते थे? मैं वैसी बात कर रहा हूं, ये गलत नहीं किया हमने। हम इसकी बजाय क्या करते थे? कितना जवाब आया? 11,667। हम इसकी बजाय ये करते थे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी अवेलेबल है, ये वाला। इसकी हेडिंग दे दें अदर सिस्टमेटिक बेसिस। ये हाइब्रिड में से उठ के क्यों जा रहे हैं बीच में क्लास के? इसकी हेडिंग दे दें अदर सिस्टमेटिक बेसिस। सात बजे पढ़ना शुरू कर दिया था कल सुबह 7 AM पे, 6 बजे, 8 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था।
वेल डन। 9 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 9 बजे, 9 बजे पढ़ना शुरू, 10 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 10 बजे। 11 हाइब्रिड वाले हाथ खड़े किया करें ना साथ साथ। 10 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 11 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 11 बजे चपेड़ मारे बंदा रख के 12 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 12 बजे। अच्छा, रात को किस टाइम सोए थे सैटरडे को? एक मिनट, लेट मी टॉक विद हिम। 12 बजे सो गए थे और फिर सुबह किस टाइम उठे? हाँ ठीक है, फजर के लिए उठे, फिर उसके बाद सो गए, फिर कितने बजे उठे दोबारा? 9 बजे, 10 बजे, 7:30 बजे उठ गए थे, यानी 12 से 7:30, चलो 7 घंटे हो गए, आधा घंटा नमाज का निकाल दिया, 7:30 बजे उठ गए थे। 7:30 से 11 तक क्या किया? तो फिर 7 बजे पढ़ने लगे ना कल? नहीं पढ़ने लगे, 11 बजे पढ़ना शुरू किया। 7:30 से 11 क्या किया मेरे दोस्त? 7:30 से 11 भी सोए हुए थे। रात के 12 बजे के सोए हुए, आज 12 बजे। मैं सैटरडे नाइट की बात कर रहा हूं। सैटरडे नाइट को किस टाइम सोए थे? 2 बजे। तो ये मतलब मैं सोच नहीं सकता जिंदगी भर के बंदा 2 बजे सोए। 2 बजे क्यों सोए थे? पीपी की क्लास थी, कितने बजे तक? रात 9 बजे तक, ठीक है। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है क्लासें? अच्छा, रात 9 बजे तक पीपी की क्लास ली, ठीक है। 10 बजे तक खाना शाना खाया, नमाज पढ़ी, R2 का काम किया 2 बजे तक, 3 घंटे। अच्छा, फिर तो वो सुबह वाला इसने रात को पढ़ लिया ना। सॉरी भाई, आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो। अच्छा, लेकिन रूटीन चेंज करो अपनी, दिन में काम किया करो। नाराज हो गया? ओ नहीं। और भाई आप लोग छुट्टियां अच्छी गुजर रही? भाई छुट्टियां अच्छी गुजर रही जी? वो लिख रहे थे, ओहो मेरे से बातें करने लगे, तस्वीर खींच लो यार। हाइब्रिड में भी चौथी रो में बातें शुरू हो गई हैं, जरा मौका देख के उन्होंने कहा कि 1-2 बातें कर ही लें, फ्रेश हो जाता है जरा बंदा। चलें जी, तो ये स्ट्रेट लाइन बेस हैं या अदर सिस्टमेटिक बेसिस हैं? अब एंट्री बोलें, अगर एरियर में रेंटल हैं, अगर एरियर में रेंटल हैं तो एंट्री बोलें गया खर्च हुआ, यानी रेंट पेएबल डेबिट कैश और रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। गया रेंट पेएबल डेबिट कैश और रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, ये एंट्रीज हो जाएंगी। खींच ली तस्वीर, स्टेटस पे लगा दो। नहीं खींची, खींच लेना मोबाइल भाई, खींच दो जरा तस्वीर, खींच लें आप, इनको दे दीजिएगा। खींच लें, ओके। रेंटल्स आर नॉट सेग्रीगेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग लीज में रेंटल्स को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अलग अलग नहीं किया जाता। A lessor shall record cost including depreciation incurred in earning the lease income as an expense. लीज इनकम से मुराद कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम। एक लेसर रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन वगैरह को, कॉस्ट काट दें, रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन इनकर्ड इन अर्निंग द रेंटल इनकम एज एन एक्सपेंस। अच्छा, किसी को याद हो ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी का क्या होता था? ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी का जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12 के पेज 46 पर, और वो क्या किया था क्वेश्चन 12 में पेज 46 पर? हमने ऑपरेटिंग लीज करते हुए आईडीसी को की एंट्री, किसी को याद है की थी? पीपी डेबिट, आईडीसी तो कोई एंट्री नहीं है, कैश क्रेडिट। हमने एंट्री की थी पीपी डेबिट, और उसके बाद हमने आईडीसी को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट किया था या यूजफुल लाइफ पे? लीज टर्म पे। तो ये आईडीसी की ट्रीटमेंट हमने किस में की थी? क्वेश्चन 12 में पेज 46। ये बड़ा प्रॉपर तरीके से सवाल किया था और आप लोगों ने ऐसे ऐसे समझा था, हाँ समझ आ गया, बड़ा आसान था ना। तो आईडीसी अभी भूला इसलिए हुआ कि ऑब्वियसली नाम आपको अपना इसलिए याद है और एड्रेस इसलिए कि ज्यादा आते जाते हैं आप वहां,
और नाम इसलिए याद है कि अक्सर लोग बुलाते रहते हैं, तो इसलिए आपस में सीखना सिखाना करते रहा करें, जो यहाँ बातें हों तो वो भी आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। The depreciation policy for depreciable asset must be consistent with the lesser's normal depreciation policy for similar assets and calculated in accordance with IS 16 and IS 38। अगर intangibles लीज पे दिए हुए हैं तो IS 38, और अगर tangibles लीज पे दिए हुए हैं तो IS 16। इम्पेयरमेंट लॉस IS 36 के मुताबिक निकाला जाएगा, जो एसेट आपने लीज पे दिया हुआ है, और इसको इम्पेयरमेंट लॉस को नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, क्योंकि जब एसेट ही पीपीई है तो बस फिर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर डज नॉट रिकॉर्ड एनी सेलिंग प्रॉफिट manufacturer dealer lessor does not recognize any selling profit on entering into an operating lease because it is not equivalent for sale। इसको ना हम करेंगे डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 में, तो फिलहाल इसको छोड़ दें, फिलहाल इसको छोड़ दें। डिस्क्लोजर फॉर लेसर, डिस्क्लोजर फॉर लेसर, लेसर के लिए कौन से डिस्क्लोजर्स हैं? लेसर जो है वो अपनी ऑपरेटिंग लीज के डिस्क्लोजर्स, लेसर अपनी क्या शो करेगा? रेंटल इनकम, सेपरेटली डिस्क्लोजिंग इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इंडेक्स। ये कौन सी वेरिएबल लीज पेमेंट होती है जो इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती? जो रेवेन्यू पर क्या निकाल के लिखती है? परसेंटेज। अगर लेसर ने कहा हुआ है कि आप मुझे किराया भी दो और साथ मुझे क्या दो? रेवेन्यू की परसेंटेज, तो वो रेवेन्यू की परसेंटेज वाले की एंट्री क्या होती थी, किसी को याद हो? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट लेसर के लिए, और लेसी के लिए एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और आपको याद होगा लेसर के लिए मैच्योरिटी एनालिसिस भी बनता था, ये देख लेना यहां से। रेंटल इनकम तो असल में P&L में ही डिस्क्लोज हो जाती है, लेसर के लिए मैच्योरिटी, ऑपरेटिंग लीज की बातें चल रही है ना, तो लेसर के लिए मैच्योरिटी एनालिसिस भी बनता था। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 सालों की लग दिखा दें, प्लस अ टोटल अमाउंट फॉर रिमेनिंग ईयर्स, और रिमेनिंग ईयर्स की वो जिस तरह हम लेस देन 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ IS 36 भी लगाएं, क्योंकि अगर आपका एसेट इंपेयर हो गया, देखिए जब एक पीपी में रिकॉर्ड होगी चीज तो इस पर डेप्शन भी चार्ज होनी है और इंपेयरमेंट भी, तो इसलिए IS 16 के डिस्क्लोजर भी लगने हैं और IS 36 के डिस्क्लोजर भी लगने हैं। तो डिस्क्लोजर्स ऑफ IS 36, IS 38, IS 40, IS 41 फॉर एसेट सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज। IS 41 तो एग्रीकल्चर वाला है, उसको छोड़ें, कई दफा आप एग्रीकल्चर एसेट भैंस वगैरह भी लीज पे दे देते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन IS 16 फॉर आइटम्स ऑफ पीपी सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज, तो IS 16 जिक्र नहीं किया था इसलिए उसने अलग से जिक्र कर दिया। तो अगर आपने प्लांट मशीनरी लीज पे दी हुई है, या आपने इंटेंजिबल लीज पे दिए हुए हैं, या आपने लैंड बिल्डिंग लीज पे दी हुई है, या आपने भैंस वगैरह बकरी वगैरह लीज पे दी हुई है, तो ऐसी सूरत में उन स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर भी लगाएं। अब वो लगाने नहीं होंगे ऑब्वियसली हमने पेपर में, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि ये लगाने हैं। ओके चलें जी, बस बच्चों का वेट हो रहा था, जरा थोड़ा सा बोर करना था आपको। अगर लैंड और बिल्डिंग आपकी अपनी है तो फिर तो आपने ऑपरेटिंग लीज पे नहीं दी हुई ना, वो तो अगर आपने जो किसी को लीज पे दी हुई है उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगना है। आखिरी बात जी पढ़ें। A lessor shall provide a qualitative and quantitative explanation of significant changes in carrying amount of net investment in finance lease। ये फाइनेंस लीज के लिए भी हैं, ऑपरेटिंग लीज के लिए भी हैं डिस्क्लोजर्स। नेचर ऑफ लेसर्स लीजिंग एक्टिविटीज, नेचर का क्या मतलब है? विच एसेट इज लीज। यूजर्स को कहीं लिख के बता दें मैंने क्या चीज लीज पे दी हुई है, ताकि यूजर को पता चल जाए। अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पे कोई एसेट दिए हुए हैं तो लिख के बता दें कौन कौन से एसेट लीज पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अच्छा अब ये एमसीक्यूज के एतबार से बस इंपॉर्टेंट है चीजें, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी एमसीक्यू में कोई बात आई तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट, रिस्क एसोसिएटेड विद द राइट दैट लेसर रिटेन्स इन द अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? बैड डेट।
जब आप एसेट लीज पे दे दें तो अगला बंदा आपका किराया लेके भाग जाएगा, इसका बड़ा मुश्किल नाम है रिस्क एसोसिएटेड विद द राइट दैट लेसर रिटेन इन एसेट। लेसर का राइट क्या होता है? लेसर का राइट क्या होता है? फाइनेंस लीज में लीज रिसीवेबल और ऑपरेटिंग लीज में रेंट रिसीवेबल। ऑपरेटिंग लीज में रेंट रिसीवेबल, इसे कहते हैं लेसर का राइट। एक मिनट पहले मुझे जरा पढ़ लेने दें। इस सारे फिक्र का क्या नाम है? रिस्क एसोसिएटेड विद द राइट दैट लेसर रिटेन इन एसेट बैड डेट। इस सारे फिक्र का नाम है बैड डेट। आप जरा पढ़ेंगे, रिस्क एसोसिएटेड विद द राइट दैट लेसर रिटेन इन एसेट। जब आप लीज पे एसेट दे दें तो आपका क्या राइट होता है? लीज रिसीवेबल। या अगर आप एसेट लीज पे दे दें तो आपका क्या राइट होता है? रेंट रिसीवेबल। इसका रिस्क क्या बन सकता है? बैड डेट। बैड डेट इसका रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैनेज कैसे किया जा सकता है? इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है? सिक्योरिटी लेके। वेल डन भाई। सिक्योरिटी लेकर इस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपके डेटर्स का रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है? बेसिकली डेटर ही है ना, चाहे रेंट रिसीवेबल है चाहे लीज रिसीवेबल है, तो डेट इज डेटर। इसका रिस्क आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? ठीक है भाई, सारे बच्चे आ गए हैं? ओके। अच्छा, अब एक सवाल पिछली क्लास में पेंडिंग रह गया था, IAS 38 को तो फिर देखेंगे हम, कल परसों शायद शुरू करें। एक सवाल पिछली क्लास के अंदर पेंडिंग रह गया था, उसको ज़रा नज़र मार लें। ये मुझे कल याद कराइएगा। इस तरह का कोई थ्योरी का सफ़ा पढ़ा करें ना, तो एक दिन आप पढ़ के आया करें घर में, फिर अगले दिन मुझे खुद ही आप लोग याद करा दिया करें, इस सफ़े पे ज़रा नज़र मरवा दें। तो कल 1 मिनट में दोबारा इस सफ़े को मैं रिवाइज करवा दूंगा, उसका बहुत फ़ायदा हुआ करेगा। यानी ये आपको थ्योरी फिर बर्डन महसूस नहीं होगी। तो इसको अपनी तरफ से एफर्ट मारें, इस सफ़े को घर जाके पढ़ें, फिर अगले दिन ज़रा मुझे ज़रूर याद करवाएं कि ये सफ़े का क्या है। देखें ना, ये सफ़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं MCQs खोलूँ इस टॉपिक के, तो MCQs में आप मत खोलें, आप लोग मत खोलें। मिसाल के तौर पे MCQs में आपको इस तरह के MCQs मिलेंगे। जैसे ये MCQs हैं, ये भी एक थ्योरी टाइप ही है ना, कि क्या चीज़ें ROU में डाली जाती हैं। ROU में इंस्टॉलेशन डाली जाती है, ROU में डी इंस्टॉलेशन डाली जाती है। ये पॉइंट्स ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ROU में टोटल रेंटल डाले जाते हैं, ये बात गलत है। टोटल रेंटल नहीं डाले जाते, रेंटल की PV डाली जाती है। ये बोंगे ने कहा है LP डाली जाती है, ये बोंगी मार दी। LP नहीं डाली जाती। टोटल रेंटल क्या होते हैं? LP। टोटल रेंटल डाले जाते हैं या रेंटल की PV डाली जाती है? रेंटल की PV डाली जाती है। मैं जो आपको सवाल दिखाना चाह रहा था वो और था, जिसकी वजह से मैं, हाँ ये MCQ था। Which two of the following are disclosures of lesser? अब ये वाले सवाल हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको वो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका फायदा नजर आएगा। लेकिन अभी मैं ये सवाल नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें से 1-2 डिस्क्लोजर अभी आपको करवाए नहीं हुए। लेकिन लेसी के डिस्क्लोजर में ये डिस्क्लोजर मैंने करवाया था, राइट ऑफ यूज को आगे लीज पे दे देना। ये लेसी का डिस्क्लोजर है, ये लेसर का नहीं है। तो इस एतबार से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन जरा जाके इन बातों को पढ़ा करेंगे अब आइंदा गौर से। ये थ्योरी को जरा गौर से पढ़ लिया करें, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन सेम डे पढ़ेंगे तो फायदा और अगले दिन याद करा दिया करें, 1 मिनट इसको रिवाइज करना है। ओके, अब आप निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा माय डियर, ये मैंने लास्ट क्लास में ना सवाल करवाया था, तो 2 बच्चों ने जब ये सवाल पूछा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं जरा डिस्कस कर लूं आपसे। एक दफा सवाल पे दोबारा नजर मार लें। हमने वैसे ही एक सवाल बनाया था कि 3 साल की लीज है। सवाल जिसने लास्ट क्लास ली हुई उनसे बात हो रही है, नहीं जिन्होंने नहीं भी ली समझ आ जाएगी बात। 3 साल की लीज है और सेमी एनुअल पेमेंट्स कितनी है?
600 रुपए की। तो उसूली तौर पे वैसे 3 साल में कितनी पेमेंट्स होनी चाहिए? 6 पेमेंट्स होनी चाहिए। कितने की? 600 की। लीज स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 15 को, 4 पेमेंट्स एडवांस में हुई हैं 1 जनवरी 15 को, 1 जुलाई 15 को, यानी 15 के साल में 2 पेमेंट्स, 16 में स्किप हो गई और 17 के साल में 2 पेमेंट्स हो गई। इसका मतलब है बस 4 ही पेमेंट्स हैं। असूली तौर पे 6 पेमेंट्स बनती थी, 2 किस्तें माफ हो गई, तो हमने सिंपली ये खोल लिया था, ये 2 किस्तें आ गई, ये 2 माफ हो गई, खोला करें, माफ वाली लिखनी होती हैं, और फिर ये 2 आ गई। अब इसको जब डिस्काउंट करने की बारी आई थी तो इनका तो कोई टेंशन नहीं, इस 600 को आप एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये एडवांस का सवाल है, ठीक है। इस 600 को लिख के एनओटी का भी अगर फॉर्मूला लगाना है तो वो कोई फायदा नहीं होगा, 600 जमा 600, इस 600 को अकेले ही पीछे लाना है आपने। अब ये एक से ज्यादा फिगर बची नहीं, ये एक से ज्यादा फिगर होती तो एनओटी का फॉर्मूला लगाते। तो ये 600 यहीं खड़ा है और इस 600 को 6 महीने पीछे ले आए, बस वो 6 महीने सिंपल तरीके से पीछे लाए थे हम। कैसे? 600 जमा 600 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1। अब जो बच्चों ने गलती की थी ना, वो ये गलती की थी कि इन दोनों को डिस्काउंट करना था। उसमें आप लोग तीनों तरीके सुन लें, तीनों तरीके, लेकिन आज तसल्ली से सुन लीजिएगा, एक दफा ही बात तसल्ली से समझ आ जाए तो वो काफी होती है। आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि पेमेंट्स बहुत कम है, तो आप लोग इन दोनों को अलग अलग उठा के पीछे ले आए, कोई टाइम नहीं लगना पेपर में ज्यादा, ये सबसे एरर फ्री तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को ये एरर फ्री तरीका भी नहीं लगाना आ रहा, क्योंकि शुरू वाली क्लासों में उन्होंने जाके शायद घर में सवाल नहीं किए क्या मसला हुआ है। तो आप लोग जरा मुझे इस पर डिस्कस करके बता दें कि मैं अगर इस 600 को यहां लाना चाहूं तो बोंगे बच्चे ऐसे 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 गिन रहे होते हैं और इसको भी कुछ 6 महीने गिन जाते हैं। हालांकि मैं कभी भी इंडिविजुअल पेमेंट को जो पीछे लाया हूं मैंने ऐसे ऐसे गिनवाया ही नहीं। कोई इसको इस 600 को पीछे ला रहा होगा तो 2 गिन रहा होगा, पागल है, 2 नहीं गिन रहा होगा। हमारा रेट है सेमी एनुअल रेट के, और इसमें कितने 6 महीने हैं? 1, बस इस 600 को रेज़ टू पावर -1। अब तसल्ली से मुझे सारे बताएं, इस फिगर को मैनुअली पीछे लाने के लिए कितने साल पीछे लाना पड़ेगा? रिलैक्स रिलैक्स, साल पूछ रहा हूं मैं, साल, 2 साल। 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 4। अगर इसको मैनुअली पीछे लाना है तो क्या करेंगे? 600 इंटू 1.1, 20% रेट लेना, 10% रेट लेंगे, 1.1 रेज़ टू पावर -4। बताएं 2 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 4। और फिर इस 600 को लाने तो फिर बताएं कितने साल पीछे लाना पड़ेगा? 2.5 साल। पहले साल बोला करें ना, 2.5 साल। 2.5 साल में कितने 6 महीने? तो रेज़ टू पावर -5 कर देंगे। ये है मैनुअली पीछे लाना। जब फिगर्स कम हो तो बिल्कुल मैनुअल वाला तरीका लग सकता है। जो बंदा चाह रहा था कि इनको मैं पीछे लाऊं वो गोद लेके, उसके लिए फिर मैंने आपको यह बताया था कि बेहतर यह है कि इस 600 को यहीं पड़ा रहने दें। एडवांस का सवाल है ना, इस 600 को यहीं पड़ा रहने दें, 600 लिखें, इस 600 को 6 महीने क्या लाएं। अब ये 600 इधर ही खड़ा है, ये वाला 600 इधर आ गया, अब दोनों फिगर्स लाके यहां खड़ी हो गई। वो मैंने किया था, उस 600 को उधर ही खड़ा रहने दिया था 1 जनवरी 17 पे, और इस 600 को फिर 1 साल में पीछे, एक 6 महीने में पीछे लाया था, क्योंकि रेट 6 महीने का ना। तो जब ये रेट 10% है तो इधर देखना पड़ेगा कितनी दफा 6 महीने आए। तो बताइए कितनी दफा 6 महीने आए? 1 दफा। इसके बाद ये दोनों फिगर्स अब गोद लेके किस दिन खड़ी हुई हैं? ये यहीं पे था, इसलिए इसके साथ मैंने 600 लिख लिया, और ये यहां आ गया, तो इन दोनों को अब ब्रैकेट में लेके अब अगेन वही काम करें। कितने 6 महीने हैं? 4 6 महीने हैं, तो इनको गोद लेके रेज़ टू पावर -4। अब गलती 2 स्टूडेंट्स ने जो की थी वो सुन लें। उन्होंने इन दोनों को डाल दिया एनओटी में। एनओटी के फॉर्मूले की ये कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको जिस दिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया था मिसिंग रेंटल का, उस दिन पहला फिक्रा जो मैंने उर्दू का लिखवाया था ना, उसी की इन्होंने धज्जियां बखेर दी। पहला फिक्रा मैंने उर्दू का लिखवाया था कि एनओटी का फॉर्मूला हमेशा पीरियड्स को एक पीरियड जहां 6 महीने हमारे सवाल में, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। इस बात की उनको समझ नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लेंडर मार दिया।
अब अगर आपने इन दोनों को एनओटी का फॉर्मूला लगाना है ना, तो याद रखिएगा दोनों पकड़ के कहां आ जाएंगी, फिर आप यहां पे ले आए, कोई मसला नहीं, फिर आप, लेकिन मैं कह रहा था एडवांस का सवाल है, बेहतर है इस 600 को यहीं रखें, कोई हाँ ना करे ना, इस 600 को यहीं रखें, इस 600 को पीछे ले आए, फिर इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। और जो बंदा चाह रहा है कि मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊं, तो कोई मसला नहीं, फिर वो 2 रेंटल्स को पकड़े, लेकिन 2 रेंटल्स को पकड़ के कहां ले आएगा। आप बताएं इसके अंदर कितने 6 महीने हैं, 3 6 महीने हैं इसके अंदर कितने। अब इन्होंने वहां भी यानी कि इनको एनओटी उठा के यहां लाए, फिर दोबारा रेज़ टू पावर -4 किया। अब इन्होंने -4 नहीं करना, अब इन्होंने रेज़ टू पावर -3 करना है। तो ये तीनों तरीके टेस्टेड हैं, बिल्कुल जैसे मर्जी चलें आपका जवाब सेम आएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। तो जिस भी तरीके पे चल रहे हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं बेसिक रूल है बस कि एनओटी का फॉर्मूला कब लगाना है, फिगर्स 1 से, इसलिए मैं 600 को सिंपल पीछे ले आया था क्योंकि ये फिगर 1 से ज्यादा नहीं थी, बस सिंपल पीछे ले आया था। अच्छा, और एनओटी का फॉर्मूला लगाते ये एहतियात करने के जब भी लगाएंगे एनओटी का फॉर्मूला, तो वो फिगर्स को कहां लाके छोड़ देगा, एक पीरियड पीछे। और इधर तो एनओटी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक एडवांस पेमेंट है, सॉर्ट ऑफ एडवांस है, तो इसको यहीं रख दें, इसको पीछे ले आए, फिर दोनों को उठा के। कोई समझ आई थोड़ी थोड़ी? ओके, चले जी, हमारी मेन चीज रह जानी है। होमवर्क का सवाल हो गया था दोनों IAS 21 के, जरा शौक से बता दें जो लोग पढ़ रहे हैं, बस उन्हीं से बातें हो रही हैं सारी। होमवर्क के IAS 20 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, उसमें उसकी P&L बैलेंस शीट मांगी हुई थी या नहीं मांगी हुई थी, सॉल्यूशन में बनाई हुई थी, या क्वेश्चन में भी मैंने हिंट दिया हुआ था बनाएं, क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया हुआ था। चलिए क्लास के एंड पे याद करवाइएगा, उसकी P&L बैलेंस शीट भी ट्राई कर लेंगे एक दफा। लेकिन हो गया था सवाल वो वाला, बस जो लोग सही तरह साथ साथ पढ़ रहे हैं, रोजाना का करें, सारी बातें उनसे हो रही हैं। अभी भी पानी गोडों तक नहीं आया, यहां तक है, अभी भी आपको मैंने कहा था इस सैटरडे संडे को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें। जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 8 पेज 116, दूसरा पार्ट बनाए भाई।